मैं किशन एक बार पुनः आपका इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 12 की एक टॉपिक है चैप्टर का नाम, जिसमें हम अवकल समीकरण का अध्ययन करते हैं। उसी चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हुए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को परफॉर्म करने का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे सामने कॉपी पे दिख रहा है। तो अवकल समीकरण बनाने की दो विधियां हैं, जिसको हम लोग एक तो सीधा सीधा हम लोग डायरेक्ट विधि के नाम से जानते हैं। एक होता है कि जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक कांस्टेंट्स पड़े हुए हैं, मतलब स्वेच्छ अचर पड़े हुए हैं, उनको नेग्लेक्ट कर कर, मतलब उसको विलोपित कर कर, उसको हटा कर हम अवकल समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वाला फॉर्मेशन आएगा वो होगा सीधे परिभाषा द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेट कर लेते हैं। जैसा कि देखिए मैंने हेडिंग में लगाए हुए हैं कि अवकल समीकरण बनाने की विधियां। तो अवकल समीकरण बनाने की निम्नलिखित दो विधियां होती हैं। सबसे पहला जो विधि होती है जिसको हम लोग सीधे परिभाषा द्वारा कहते हैं। दूसरी जो विधि होती है जिसमें दिए हुए समीकरण के स्वच्छ चरों को विलोपन द्वारा, मतलब जितने भी स्वच्छ चर हमारे पास पड़े होंगे उन स्वच्छ अचरों को हम लोग हटाकर, स्वच्छ अचर जो पड़े हुए हैं उनको हटाकर हम एक फ्रेश, मतलब प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑपरेट करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारे पास हेडिंग आने वाली है वो आपकी क्या है, सीधे परिभाषा द्वारा। तो सीधे परिभाषा द्वारा मतलब जिसमें हमने कहा है कि कभी कभी कुछ ऐसे कथन दिए होते हैं जिन्हें सीधे सीधे अवकल समीकरण में बदला जा सकता है। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे कथन, स्टेटमेंट जो हमें दिया होता है, फॉर्मेशन, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन होगा, थ्योरी होगी, उस थ्योरी को पढ़ के हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ऑपरेट कर लेते हैं। क्वेश्चन को डायरेक्ट हम ऑपरेट करते हैं। जैसा कि देखो, देखिए नीचे हमने क्वेश्चन में लिखा है कि पानी में, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे पानी में 100 ग्राम चीनी घोली गई। पानी में 100 ग्राम चीनी घोली गई, चीनी के डेक्सट्रोज में बदलने की दर। देखो अब नीचे पानी क्वांटिटी ऑफ वाटर दे दिया हमारे पास 100 ग्राम, बट नीचे उसके आगे कहा है कि चीनी के डेक्सट्रोज में बदलने, मतलब जो घुलना है, मतलब घोल में बदलने की जो दर है, चीनी के अपरिवर्तित मात्रा, मतलब जो नहीं घुले हुए, जो डेक्सट्रोज के फॉर्म में आए हुए नहीं है, उनके अनुक्रमानुपाती होना, यानी प्रोफेशनली होती है। तो इसमें जो सबसे पहला होता है, यदि मैं स्टेटमेंट को यदि सही रीड कर पा रहा या आप रीड कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें जिसको पहले कहा है उसी को बदल लेते हैं। तो पहले ही हम एक बात लिख लेते हैं कि माना, जैसे माना हमने पहले लिखा कि माना किसी टाइम इंटरवल में, पहले सब कुछ टाइम इंटरवल में ही होना है। तो माना टी समय में, टी समय में क्यू मात्रा, मतलब क्यू मात्रा, चीनी की क्यू मात्रा, चीनी चीनी की क्यू ग्राम, मान लिया, रैंडम मान रहा हूं, तो क्यू ग्राम मात्रा डेक्सट्रोज में चेंज हो गई हो, डेक्सट्रोज में बदल गई। ठीक है, डेक्सट्रोज में परिवर्तित हुई, ऐसा हमने माना, परिवर्तित होती है, ऐसा मान लिया। तो बेटा जी हमारे पास कितने ग्राम चीनी थे? चीनी तो हमारे पास 100 ग्राम थी, जिसमें क्यू ग्राम हमने डेक्सट्रोज में बदल लिया, ऐसे मान लिया, रैंडमली मान लिया कि क्यू ग्राम डेक्सट्रोज में चेंज हो गया। तो बेटा जो अब हमारे पास शेष क्वांटिटी ऑफ शुगर बचा हुआ है, मतलब टी समय बाद जो चीनी की मात्रा बची है, मतलब अपरिवर्तित मात्रा, चीनी की अपरिवर्तित मात्रा, चीनी की अपरिवर्तित मात्रा। बेटा जी चीनी की अपरिवर्तित मात्रा कितनी होगी बेटा? 100 ग्राम चीनी था हमारे पास, क्यू ग्राम यदि चेंज हो गया हो तो बेटा जी अब हमारे पास इतने ग्राम चीनी क्या होगी? चेंज नहीं हुआ, डेक्सट्रोज में चेंज नहीं हो पाया है। तो बेटा सीधा सीधा मात्रा, यदि मैं स्टेटमेंट के अनुसार चलूँ, यदि प्रश्नानुसार मैं आपसे बातें करूँ, तो प्रश्नानुसार, तो बेटा अब यहाँ तक की बात हो गई, हमने यहाँ तक की बातें की क्वेश्चन की। पानी में 100 ग्राम चीनी घोली गई, चीनी के डेक्सट्रोज में, चलो 100 ग्राम चीनी घोली गई, जिसमें से हमने कह दिया कि ठीक है क्यू ग्राम डेक्सट्रोज में चेंज हो गया। देखो क्वेश्चन पहले दो
पूरी क्वांटिटी को प्योर तरीके से पढ़ लो। जैसे कह रहा है कि पानी में 100 ग्राम चीनी घोला गया है, तो यहाँ 2 परफॉर्म घट रहा है, यानी 2 परफॉर्मेंस हो रहा है। पहला परफॉर्मेंस हो रहा है कि डेक्सट्रोज में चेंज होगा, मतलब या तो वो घुल जाएगा या तो वो घुलेगा नहीं, 2 ही घटना यहाँ घटित हुई है। तो बेटा जी पहले ही हमने मान लिया कि डेक्सट्रोज में जो चेंज होने का। अब किसको मानना है ये बात भी ध्यान रखना। नीचे देखो डेक्सट्रोज में बदलने की जो दर है, मतलब रेट ऑफ जो सोल्यूशन है, मतलब जो चीज़ घुल रहा है वो रेट जो है वह डायरेक्टली प्रोफेशनल है बेटा, क्या नॉट चेंजिंग प्रोसेस, मतलब जो चेंज नहीं होगा, जिसमें चीनी जिसमें डेक्सट्रोज के फॉर्म में चेंज नहीं होगी उसमें। तो बेटा जी इसीलिए सबसे पहले हमने मान लिया कि क्यू ग्राम का जो शुगर है वो बेटा डेक्सट्रोज के फॉर्म में चेंज हो गया। और फिर आफ्टर टी टाइम हमने देखा कि 100 माइनस क्यू ग्राम चीनी बदली नहीं है। तो यदि कथन के हिसाब से चले तो चीनी के डेक्सट्रोज में परिवर्तित होने की दर, ठीक है, तो पहला चीनी की डेक्सट्रोज में परिवर्तित दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चीनी की अपरिवर्तित मात्रा। देखो यहाँ पे मात्रा है, मात्रा के अनुक्रम, यहाँ रेट है, यहाँ बोल रहा है कि डेक्सट्रोज के रेट है, यहाँ रेट दिया हुआ बेटा, और यहाँ उसकी क्वांटिटी है, तो की अपरिवर्तित मात्रा। ठीक है बेटा जी, इतनी क्लियर हुई। तो अब इसके हम आगे बातें कर लें। तो बेटा जी हम यहाँ पे हमने आपसे बातें क्या किया, डेक्सट्रोज की बातें मैं किया। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमने क्यू माना है तो और टाइम इंटरवल में, तो मतलब इसी बात को हम ऑकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, तो रेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्यू ग्राम डेक्सट्रोज के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी टाइम इंटरवल, टी टाइम इंटरवल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा जी 100 माइनस क्यू। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को चिन्ह को हटा लीजिए, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वलेंट ऑफ के, और जहाँ 100 इंटू 100 माइनस क्या बेटा के, जहाँ पे हम कीज जहाँ पर के हमारा स्वच्छ चर है, यानी स्वच्छ चर क्या मान लीजिए एक चर है, अचर है, एक अचर है, बस हो गया आंसर। और जैसे फाइनल इक्वेशन, यही हमारा एक फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका हुआ, ये होगा डायरेक्ट स्टेटमेंट द्वारा। किसमें मिला बेटा जी, डायरेक्ट स्टेटमेंट द्वारा। इसी बात को हम आगे पढ़ेंगे यदि दूसरी विधि की मैं बात करूं, जिसमें हमने कहा है बेटा दिए हुए समीकरण से स्वच्छ अचरों के विलोपन द्वारा, बाय लिमिटिंग एल्जेब्रिक कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ठीक है, उस पर यदि मैं आपसे बातें करूं तो इस बात को पहले आप नोट कर ले, अच्छी तरीके से नोट कर ले, फिर अभी क्वेश्चंस मैं कुछ कराता हूं, तो उस क्वेश्चन को भी अभी देखा जाएगा कैसे आते हैं। जो बाई स्टेटमेंट सॉल्व होंगे, मतलब सीधे सीधे डिफिनेशन द्वारा सॉल्व होगा, या तो फिर हमें सॉल्व करना हो, या तो मुझे स्वच्छ चरों के आने पर उनको हमें नेगलेक्ट करना होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो बेटा आगे देखते हैं। चलिए बेटा जी, जिस विधि को दूसरा हमारे पास परफॉर्मेंस है कि दिए हुए समीकरण से स्वच्छ चरों का विलोपन द्वारा। तो देखिए जैसा कि हमने डिफिनेशन इसका लिखवाया है कि यदि किसी पूर्वांग में n स्वच्छ अचर हैं, n स्वच्छ अचर हैं, तो उस पूर्वांग को n बार, मतलब जितने भी हमारे अस्वच्छ चर अचर आए हुए हैं उतने ही फ्री मोड में हम क्या करेंगे बेटा जी, सापेक्ष अवकलित कर कर n समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। मतलब n प्रकार, जितने बार हम अवकलित करेंगे एक नया इक्वेशन हमें ऑपरेट होता जाएगा। हमारे पास 2 अक्षर है तो 2 बार अवकलित करेंगे 2 इक्वेशन ऑपरेट होगा। इस प्रकार पूर्वंग को मिलाकर, मतलब सभी को मिलाकर यदि मैं मिलाऊं तो n+1 समीकरण, पहला तो इक्वेशन हमें एक सिंपल सा मिलेगा जिसमें स्वच्छ चरों की काउंटिंग कराई जाएगी। दूसरा सेकंड बार जो डिफरेंशिएट आप करेंगे बेटा जी, जैसे हम सिंपल से एक लॉजिक बताएं आपको, जैसे हमने एक सिंपल से एक लॉजिक बताया कि हमने लिखा बेटा जैसे y बराबर हमने लिखा बेटा ax
प्लस बी ई के पावर एक्स। तो बेटा यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यही इक्वेशन हो गया बेटा। तो फिर उसके बाद पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा बेटा, पहला इक्वेशन दो, ये दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा बेटा। फिर तीसरा बार करोगे तो डी वाई बाई बेटा डी एक्स टू, तो बेटा ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा 1 2 3 मतलब दो स्वच्छ आए, दो बार इक्वेशन ऑपरेट किया, मतलब समीकरण कितने प्राप्त हुए बेटा 3। मतलब जितने स्वच्छ आर आएंगे उनसे एक ज़्यादा इक्वेशन ऑपरेट होगा। तो वही बेटा जी यहाँ पे मैंने लिखा है कि n समीकरण को प्राप्त किया गया, इस प्रकार पूर्वांक को मिलाकर कुल, मतलब पहला जो पूर्वांक होगा, पहला जो इक्वेशन हमें मिला रहेगा उसको मिलाकर n+1 समीकरण प्राप्त हो गए। इन n+1 समीकरण से n मतलब जितने भी स्वच्छ अचर आए हुए हैं उनको फिर विलोपित करना है और n कोटि का अवकलन बनाना है, अवकल समीकरण प्राप्त करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑपरेट हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको विलोपित करेंगे और उसको लेकर जितना भी इक्वेशन बन पाएगा उसको अब प्रारंभिक वाले पूर्वांक को मिला के n+1 समीकरण बनेंगे और उन सभी n+ समीकरणों से n स्वच्छ चरों को विलोपित कर कर n कोटि का, जितनी बार आप अवकलित किए होगा उतनी कोटि का आपका अवकल समीकरण प्राप्त होगा। जैसा कि देखो नीचे क्वेश्चन में हमने दिखाया बेटा, वक्रों के कुल y बराबर a sin x प्लस बी ना, वक्रों के कुल y बराबर a sin x प्लस बी, जिसमें बेटा जी बोल रहा है कि a और b स्वच्छ अचर है, स्वच्छ अचर है, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए, निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो बेटा जी पहले बेटा हमें क्या दे दिया है, गिवन टू, मैं ऐसी बातें करूँ तो गिवन टू इक्वेशन हमें परफॉर्म किया बेटा, y बराबर a साइन x प्लस कितना बेटा जी b। इसमें दो स्वच्छ चर है बेटा, पहले ही बोल दिया है a और b, इसमें दो स्वच्छ अचर है। तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करें बेटा, समीकरण नंबर 1 को x के सापेक्ष, मतलब हम क्या करते हैं अवकल समीकरण जब फाइंड आउट करते हैं बेटा जी, प्रीवियस क्लासेस में हमने आपसे डिस्कस किया है कि जब अवकल समीकरण ज्ञात करते हैं तो डिपेंडेबल वेरिएबल का और रेट निकालते हैं, डिपेंडेबल वेरिएबल को अवकलित करते हैं इनडिपेंडेबल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, तो डिपेंडेबल वेरिएबल हमारे पास y पड़ा हुआ है और इनडिपेंडेबल वेरिएबल हमारे पास क्या पड़ा हुआ है बेटा, x पड़ा हुआ है। तो y के सापेक्ष, y का ऐसे लिख सकते हैं, x के सापेक्ष समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अवकलन या अवकलित करने पर, तो बेटा जी इसको जब करेंगे तो आपका हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वलेंट ऑफ बेटा ए कॉन्स्टेंट्स है, पहले इसको वहाँ निकाले, साइन का करेंगे, श्रृंखला चैन रूल हम लगा ले बेटा, श्रृंखला नियम लगा ले, तो साइन का हो जाएगा बेटा कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा बेटा जी बी इनटू बेटा जब इसका करेंगे डी डी एक्स और फिर क्या बेटा एक्स प्लस बी, तो बेटा बी कांस्टेंट है उसका तो जीरो हो जाना है, तो डी वाई बाई क्या हो जाना है बेटा डी एक्स इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस क्या हो गया बेटा जी बी, एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली सेकंड इक्वेशन मिला। अब इतनी बात समझ में आ गई। यदि मैं पुनः इनको दो चर पड़े हुए थे, दो बार हम इसको अवकलित कर दे रहे हैं, तो पुनः समीकरण नंबर 2 को x के सापेक्ष अवकलित करने पर तो इसको करेंगे तो बेटा हो जाएगा डी टू वाई बाई क्या हो जाना है बेटा डी एक्स स्क्वायर इक्वलेंट ऑफ ए बाहर निकालिए, कॉस का क्या हो जाना है बेटा माइनस साइन एक्स प्लस क्या बेटा बी, एक्स प्लस बी का जब करेंगे तो हमारे पास वही आना है बेटा। तो ये आपका फाइनली बना डी टू वाई बाई क्या बना डी एक्स स्क्वायर इक्वलेंट ऑफ माइनस बेटा जी ए साइन एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर 3 बना क्या बेटा जी। अब क्या करते हैं, हमारे पास देखो 3 इक्वेशन प्राप्त हुआ बेटा जी ना, 1 2 3 पूर्वांक को मिलाकर, ये पूर्वांक हमारा पड़ा हुआ है, पूर्वांक
पूर्वंग पड़ा हुआ है, इनको हमने दो बार दो स्वच्छ चरों की उपस्थिति दो स्वच्छ अचरों के उपस्थिति में हमने दो बार उसको अवकलित किया, तो उनको n समीकरण हमारे पास प्राप्त हुए, मतलब टोटल इक्वेशन 1 2 3 तीन इक्वेशन प्राप्त हुआ। फिर हमने जैसा कि डिफिनेशन में पढ़ा है कि इन n+1 समीकरणों से n स्वच्छ चरों को विलोपित करना है, मतलब हम पूरी तरीके से इसको हटा दें, ए और बी को हटा दें। तो हम यदि एक चीज़ बात ध्यान दें, समीकरण नंबर 1 और 3 को यदि ध्यान दें तो a sin x प्लस बी किसके बराबर है बेटा जी? y के बराबर है, y के बराबर है ना बेटा। तो हम यदि बातें आपसे यहाँ कर लूँ, मैं आपसे बातें कर लूँ कि यहीं पे मैं साइड में कर दूँ, यहीं पे मैं साइड में कर दूँ, यदि मैं आपसे बातें कर लूँ कि समीकरण नंबर 1 और 2 से मैं देखूं तो बेटा जी ये जो पूरा परफॉर्म हो रहा है ये चीज़, ये देखो, ये समीकरण नंबर 1 में ये किसके बराबर है? y के। तो बेटा ये हो गया d2y बाई क्या हो जाना बेटा? dx स्क्वायर इक्वलेंट ऑफ क्या? -y। बेटा इधर भेज दीजिएगा, तो d2y बाई क्या हो जाना बेटा? dx स्क्वायर प्लस y इक्वलेंट ऑफ क्या बेटा? 0। ये आपका हुआ सेकंड फॉर्मेशन जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बना पाए या प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम फाइनली इस प्रकार से हम फाइनली क्या कर पाते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेट कर पाते हैं या बना पाते हैं। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें आप नोट कर ले, तो फिर हम एक और सवाल की तरफ बढ़ेंगे और उस सवाल के माध्यम से, जिसमें हम दो प्रकार के सवाल भी और लेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या विलोपन दोनों को बारी बारी, एक सवाल मैं लूँगा, एक सवाल लूँगा जिसमें हम डायरेक्ट करेंगे, एक सवाल मैं लूँगा जिसमें हम क्या करेंगे, स्वच्छ चरों को नेग्लेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ चलूँ। चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं, जो बाई स्टेटमेंट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग बेटा जी, जो बाई स्टेटमेंट सॉल्व होगा डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देखो पहले क्वेश्चन में दिखाया है कि किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु, किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु x और y पर स्पर्श रेखा का ढाल, किसी वक्र पे जैसा कि दिखाया गया ना, किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु x और y पर स्पर्श रेखा की ढाल बिंदु के नियमांकों के योगफल के दोगुने के बराबर है या होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हमको बोला है, तो दो बिंदु, अब बिंदु पे स्पर्श रेखा की ढाल खींचना है। तो बेटा जैसा कि हमें पता है कि ये हमारे पास एक्सिस, बेटा कोई ढाल मतलब कोई कर्व, इसके किसी बिंदु पर एक टेंजेंट खींचा जाए तो बेटा वही दिखाता है एक्स एक्सिस के ढाल को, एक्स एक्सिस का जो झुकाव होता है। तो बेटा ये बराबर होता है किसके? m बराबर dy बाई किसके बेटा? dx के। तो बेटा यही चीज बोला है यहाँ पर कि किसी भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना, यहाँ बोला ना किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, यानी ये वक्र का कोई भी बिंदु कंसीडर कर, तो अब यहाँ बिंदु कंसीडर किया हूँ x और क्या बेटा y पर स्पर्श रेखा की ढाल, ये स्पर्श रेखा खींची गई, इसकी ढाल कह रहा है कि बिंदु के नियमांकों, बिंदु का मतलब नियमांकों मतलब जिन जिन बिंदु, मतलब वो कितना x और कितना y पर चला है, तो x पे और यहाँ पे कितना y, योगफल के दोगुने के बराबर है। इसको बस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो बाई स्टेटमेंट यदि मैं चलूँ, यानी प्रश्नानुसार मैं आपसे बातें करूँ, तो प्रश्नानुसार तो हमसे यही बात बोला कि m मतलब क्या बेटा? dy बाई dx बेटा बराबर होता है किसके? उनके नियमांकों के योगफल x प्लस वाई के दोगुने के। चलिए हो गया, ये बाई स्टेटमेंट केवल लिखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने आपसे बातें की, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा किसी शहर की जनसंख्या वृद्धि की दर, किसी शहर की जनसंख्या वृद्धि की दर दर P तथा 50,000 एवं जनसंख्या के अंतर के अनुक्रमानुपाती, मतलब रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वह डायरेक्टली वो जनसंख्या P, मतलब इनिशियली उसकी जो संख्या है वो P और 50 तथा 50,000 ना, इनिशियली जो जनसंख्या है वो, फिर 50,000 एवं जनसंख्या के अंतर के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दोनों के रेट की बात कर रहा है। तो बेटा हमारे पास जो इनिशियली हमारे पास जनसंख्या पड़ी है, जनसंख्या, तो टोटल जो जनसंख्या पड़ा हुआ है, तो जनसंख्या हमारे पास P पड़ा हुआ है बेटा, और फिर उसके बाद जनसंख्या का अंतर, तो ये बड़ा है बेटा जनसंख्या, जनसंख्या मतलब शेष जनसंख्या,
शेष जनसंख्या ये बराबर हो जाएगा बेटा 50,000 माइनस बेटा जी क्या हो जाएगा P। ये हो गया, बस उसके बाद हटा दो। कह रहा है क्या, शहर की जनसंख्या वृद्धि की दर, जनसंख्या मतलब रेट ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है जनसंख्या P मतलब जनसंख्या P मतलब 50,000 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह रहा जनसंख्या के अंतर मतलब 50,000 माइनस कितना बेटा P, इसके बराबर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट लेके हटा दीजिए, तो dp बाई बेटा क्या हो जाना है dt, और यहाँ हमने एक कांस्टेंट लिया kp, और यहाँ पे इसको कर दिया बेटा किसको 50,000 माइनस बेटा p। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे हमारा k क्या है बेटा एक कांस्टेंट है। k क्या बेटा कांस्टेंट है। इस प्रकार हम बाय स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब विलोपन की बात कर लेते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन मैं आपसे, पहले इसको नोट कर लीजिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर बाकी आप क्वेश्चन ऑपरेट करेंगे और मुझे क्वेश्चन को मेरे यूट्यूब चैनल पे ऊपर लिंक में हमारे व्हाट्सअप नंबर पड़े हुआ, उस पर क्वेश्चन को शेयर करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो जब बाई स्टेटमेंट को हटा के मैं विलोपन के फॉर्म पे चल रहा, तो बेटा यहाँ पे देखिए पूर्वंग y बराबर बोल दिया है कि a e के पावर 2x प्लस b e के पावर x, ओवर राइटिंग थोड़ी हुई, e के पावर x है बेटा, प्लस c के लिए अवकल समीकरण प्राप्त करिए। मतलब इसके लिए मुझे अवकल समीकरण प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, y बराबर पूर्वंक को लिखेंगे, और पूर्वंक को लिखने के बाद एक क्वेश्चन पहले उसको बना लेंगे बी ई के पावर x प्लस सी। तो बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास पता है कि जितने स्वच्छ चर प्राप्त होंगे उतनी बार मुझे अवकलित करना है, उन्हीं स्वच्छ चरों की उपस्थिति मतलब उतनी बार अवकलित करके पूर्वंक को मिलाकर n+1 इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, और फिर सभी में से उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा y बार सभी में से मतलब फाइनल जो कोई इक्वेशन देंगे उसमें से ए और बी और सी को गायब कर देंगे। तो बेटा यहाँ देखो, तो y बराबर आया ए ई के पावर 2x प्लस बी ई के पावर x प्लस सी। इसमें 3 है बेटा, 3 स्वच्छ चर है, जिसमें हमारे पास 3 स्वच्छ चरों में मैं कहूँ तो a है, b है और बेटा क्या है c है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x के सापेक्ष तो x के सापेक्ष अवकलित कर देंगे, मतलब अवकलित करने पर, तो अवकलित कर देंगे। तो x के सापेक्ष जब अवकलित करेंगे पहले फॉर्म में, तो बेटा ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई क्या हो जाना है बेटा डी एक्स हो जाना है। फिर बेटा ए ई के पावर एक्स का करेंगे तो बेटा ए कांस्टेंट बाहर, ई के पावर एक्स का करेंगे तो ई के पावर एक्स ही बचना है, फिर 2x का करेंगे तो 2, तो मतलब 2a ई के पावर क्या आ जाना बेटा 2x। अब प्लस बेटा बी ई के पावर एक्स करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बेटा क्या हो जाएगा बी ई के पावर क्या बेटा एक्स। सी का करेंगे तो बेटा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर बेटा हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे, क्योंकि दूसरे स्वच्छ चर को विलोपित करने का प्रयास करेंगे। पुनः प्राप्त समीकरण को x के सापेक्ष अवकलित करने पर तो बेटा जी फिर करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई क्या हो जाना है बेटा dx²। बेटा इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 a e के पावर कितना बेटा 2x, और प्लस इसका जब करेंगे तो बेटा ये आना है b e के पावर x ही बनना है, तो b e के पावर x। ये इक्वेशन नंबर क्या बेटा थर्ड। फिर इसके बाद बेटा थर्ड डेरिवेटिव तीन स्वच्छ चरों की उपस्थिति पर हमें बात करनी थी आपसे, तो बेटा तीसरा, तो फिर हम यहाँ से बात कर सकते हैं पुनः प्राप्त समीकरण को x के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो ये बेटा d3y बाई क्या हो जाना बेटा dx3, d3y बाई क्या बेटा dx3 इक्वल टू इसको करेंगे तो बेटा ये 8 हो जाएगा, 8 ए ई के पावर 2x, और प्लस यहाँ हो जाएगा बेटा ई के पावर क्या x ही आना है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा 4। तो बेटा देखें पूर्वंक को मिला के 4 इक्वेशन हुए, 3 हमारे पास होता। अब देखो एक बार ध्यान से देखो समीकरण नंबर 2 और 3 को, यदि मैं समीकरण नंबर 2 और 3 को सॉल्व करें
समीकरण नंबर 2 और 3 को सॉल्व करें तो बेटा जी ध्यान से देखें, तो यदि समीकरण नंबर 2 और 3 को यदि हल करें, ध्यान दीजिएगा, हल करें तो हम ये बात लिख सकते हैं क्या, a⁴ इक्वलेंट ऑफ 1/2, और बेटा ये हो जाना है क्या, d2/dx² माइनस बेटा dy क्या हो जाना बेटा dx। देखो ध्यान से देखो बेटा, इसमें से मतलब यहाँ देना, इसमें से इसको हमने घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, मतलब यहाँ जब घटाओगे तो bx से bx कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 4ex के पावर में से घटेगा तो बेटा 2x ae के पावर x घटेगा तो 2ae के पावर x घटेगा, तो वही 2 यहाँ भेज दिया और इसमें से ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा ये इस तरीके से होगा, ae के पावर 2x का मान निकल गया। अब इसी तरह हम यदि दोनों को सॉल्व करके यदि मैं इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में रख, सॉरी सेकंड या थर्ड में रख दें तो हमारे पास बी ई एक्स का मान भी निकल जाएगा। तो बेटा यदि मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ, मतलब ए ई के पावर 2x का मान मान समीकरण नंबर 2 में यदि मैं रखने पर, तो बेटा ये हो जाएगा डी वाई बाई क्या बेटा डी एक्स बराबर, बेटा यहाँ पे रख दें, तो यहाँ रख दें तो बेटा क्या हो जाना है, एक बेटा 2 × 1/2 बेटा डी वाई बाई कितना बेटा dx² माइनस बेटा क्या हो जाएगा डी वाई बाई कितना बेटा dx प्लस क्या हो जाएगा बेटा e⁴x। बेटा यहाँ 2 से 2 क्या हो जाना है, कैंसिल आउट हो जाना है। और बेटा फिर ये पूरा फॉर्मेशन इधर लेके आइए, तो बेटा ये हो जाएगा डी वाई बाई कितना हो जाना बेटा dx माइनस बेटा d2y बाई कितना बेटा dx², फिर प्लस बेटा dy बाई कितना बेटा dx इक्वल टू बेटा b e⁴x। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाना है, तो इस कंडीशन पे तो ये इधर हो जाएगा, तो 2 dy बाई कितना बेटा dx माइनस बेटा d2y बाई dx² इक्वलेंट ऑफ बेटा b e⁴ कितना बेटा x। अब बेटा हमारे पास देखो दो वैल्यू मिल गई, a⁴ex की वैल्यू मिल गई, ae⁴ 2x की वैल्यू मिल गई। अब बेटा यहाँ से देखो ये वैल्यू be⁴ 2x, कैलकुलेशन थोड़ा मिला के चलिएगा, तो बेटा ये वैल्यू मिली। अब ये दोनों वैल्यू को उठाकर, ये दोनों वैल्यू को उठा के हम क्या कर दें, समीकरण नंबर 4 में पुट कर दें, वहाँ पे ए और बी का मान खत्म हो जाएगा, सी विलोपित ही तो करना था ना बेटा, तो इसको उठा के मैं रख दूँ, तो इतनी बात आप नोट करें। और फिर हम कह रहे हैं कि इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर यदि फोर्थ में रख दें, तो ae⁴ 2x की वैल्यू आपको मिली है, be⁴x की वैल्यू आपको मिली है, तो बेटा हम यहाँ रख देंगे तो पूरी तरीके से ए और बी नेगलेक्ट हो जाएगा, सी तो पहले ही हमारे पास खत्म हो चुका है। तो पूरा हमारा प्लान होगा ए बी और सी को पूरी तरीके से विलोपित करने का प्रयास करेंगे। तो बेटा यदि दोनों वैल्यू को मैं उठा के यदि पहले इक्वेशन में यदि मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो बेटा यदि मैं इक्वेशन नंबर थर्ड को आपको लिख दूँ, तो फोर को बेटा तो d3y बाई dx³ इक्वलेंट ऑफ बेटा e⁴ 2x और प्लस क्या बेटा be⁴x। तो बेटा हम लोगों ने जो वैल्यू ऑपरेट की थी dx³ इक्वलेंट ऑफ 8 इंटू बेटा यहाँ पे ax की पावर वैल्यू हमने निकाली थी बेटा 1/2 d2 बाई क्या बेटा dx² माइनस dy बाई बेटा dx, ये ऑपरेट की थी। और प्लस bx की वैल्यू हमने निकाली बेटा 2 dy बाई dx और बेटा माइनस d2y बाई क्या बेटा dx²। ये तो बेटा इसको सॉल्व कर ले तो d3y बाई क्या बेटा dx³ इक्वलेंट ऑफ बेटा ये 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 अंदर गुणा कर दो, 4 d2y बाई बेटा क्या हो जाएगा dx² माइनस 4 dy बाई क्या बेटा dx और प्लस बेटा 2 dy बाई क्या बेटा dx माइनस d2y बाई क्या बेटा dx²। ठीक है, dx²। तो बेटा यहाँ से देखो d2y में से dx² तो 3dy बाई dx बचेगा बेटा, ये कैंसिल आउट होगा, तो बेटा यहाँ होगा d3y बाई कितना बेटा dx³ बेटा ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो बेटा 3 d2y बाई क्या होना है बेटा dx² बेटा ये कैंसिल आउट होगा 2 dy बाई क्या बेटा dx। अब एक साइड में रख लेते हैं सबको, तो d3y बाई क्या बेटा dx³
और बेटा -3d2y बाई क्या बेटा dx स्क्वायर और प्लस बेटा 2dy बाई क्या बेटा dx। बेटा हमारे पास यही क्वेश्चन सॉल्व होगा, यही फाइनली हमने इक्वेशन प्राप्त किया बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही प्रोसीजर आपका होगा बेटा। इसी तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा। पुनः एक बार देख लें, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, पुनः एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका बेटा हमने आपको दोनों परफॉर्मेंस पे, मतलब किस प्रकार से अवकल समीकरण बनाते हैं उनके दोनों परफॉर्मेंस पे हमने आपसे बातें की, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसको देखेंगे भी। तो ये और बेटा इसी का आधा सोल्यूशन यहाँ। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो आप इस तरीके से इनको ऑपरेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। थैंक यू।